हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, साल 2022-23 का बजट पेश हो चुका है। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपना ये चौथा बजट पेश किया है, यानी साल 2022-23 का जो उनका बजट है वो फोर्थ बजट है और मोदी सरकार का ये 10वां बजट है। 10th बजट पेश किया गया है। ये भी बजट जो है 22-23 का जो बजट है वो भी डिजिटल फॉर्म में पेश किया गया है। हालांकि इससे पहले वाले जो साल थे, यानी साल 2021 और 22 का भी जो बजट था ना, वो भी डिजिटल फॉर्म में पेश किया गया है। अगर बजट के आकार की बात करें ना, बजट की साइज़ की बात करें तो 39.5 लाख करोड़ का ये बजट है। ठीक है, इस साल का, यानी कि 2022-23 का जो बजट है ना, वो 39.45 लाख करोड़ का बजट है। इसमें बताया गया कि जो वित्तीय घाटा है ना, यानी कि फाइनेंशियल डेफिसिट जो बताया गया है वो 6.4 रहने का अनुमान बताया गया है। हालांकि डाटा से जुड़े जो भी फैक्ट्स फिगर है वो हम अपने आगे आने वाले थोड़ी टाइम में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस, जो पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर पीटी से रिलेटेड जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं, मतलब जीडीपी से रिलेटेड हो गया, राजकोषीय घाटा, जो घाटा से के ऊपर जो क्वेश्चन होता है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेंस ओरिएंटेड में हम देखेंगे कि किस चीज़ सब्जेक्ट में मतलब सेक्टर में कितना एलोकेट किया गया है, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम में पड़ रहा है, इकोनॉमिकल उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उस चीज़ों को हम समझेंगे ताकि आप उसको मेंस प्रोस्पेक्टिव में अपने जो क्वेश्चन ओरिएंटेड है, मतलब उसको इनपुट करके आप अपने आंसर को और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। खैर, बहरहाल हम इसको डिस्कस को शुरू करते हैं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया ना कि ये जो बजट है ना, यानी कि 2022-23 का जो बजट है ना, अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए एक बुनियाद तैयार करने और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का बात कही गई है। यानी ये ना अगले 25 साल का खाका खींचने की बात कही गई है। आने वाले 25 साल का ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है ये बजट। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि एयर इंडिया का ना जो विनिमय है, देखिए आपने हाल ही में ये न्यूज़ में था कि एयर इंडिया का 100% जो शेयर है ना, वो टाटा एंड सन्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये पहले गवर्नमेंट्स के द्वारा संचालित की जाती थी, लेकिन टाटा एंड सन्स को अभी इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। पूरा का पूरा शेयर होल्डर इसका टाटा के पास ऑनरशिप चला गया है। ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये कहा गया कि अब एलआईसी का जो है ना वो आईपीओ लेकर आएगी सरकार, यानी कि इसको भी अब बेचने की, मतलब इसका स्टॉक जो भी है उसको बेचने की बात कही गई है। इसके स्टॉक्स को, यानी कि इसके आईपीओ को अब मार्केट में लाया जाएगा। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया है। उसके बाद ये भी कहा गया कि साथ भी यह बताया गया कि अमृत काल के जो भविष्य में अनुरूप जो समावेशी है, जिसमें हमारे यूथ यानी कि युवाओं को, वीमेंस को एंड फार्मर, उसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइबर्स है उसको सीधा फ़ायदा पहुँचे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जब आज़ादी का 100वां साल हम मना रहे होंगे। तो जिसको हम, इसको देखते हुए इन्होंने बताया कि ये 25 साल के रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाने का कार्य किया गया है। ठीक है। अब ये बताया गया है कि वित्त मंत्री द्वारा ये बोला गया है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसके लिए कुछ जो लक्ष्य है ना वो निर्धारित किए गए हैं। मतलब जो प्रमुख जो पॉइंट्स हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया है कि अमृत काल में निर्धारित लक्ष्य की रूपरेखा जो है उसमें फर्स्ट है, सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास को सहायता मिलेगी, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। सेकेंड वन इज प्रमोट डिजिटल इकोसिस्टम, मतलब इसमें ज़्यादातर इको सिस्टम पे जोर दिया गया है, ज़्यादातर सारा था ई गवर्नेंस, ई को डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादातर फोकस किया गया है इस बजट पे। ठीक है। उसमें ये भी बताया गया कि प्रमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक टेक्नोलॉजी, अनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशंस एंड क्लाइमेट एक्शंस पे ये जोर दिया गया इस बार के बजट पे। सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने की प्रावरिज जो प्रभावी चक्र है ना, उससे उसे लेकर लोगों को जो निजी निवेश है उसमें कैसे सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, इसको भी ध्यान में रखा गया है इस काल के बजट में। अगर हम कहें तो ना, दिस बजट इज ए फुल ऑन न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर ग्रोथ एंड मोर जॉब्स। यानी ज़्यादातर इस बजट पे जो ध्यान गई है, चार चीज़ों पे एलोकेट किया गया है। एक, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये बजट अगर पूरे एंड तक हम देखेंगे तो इसमें चार चीज़ों पे मेनली फोकस है।
फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड वाज इन्वेस्टर्स, थर्ड वन इज अ ग्रोथ एंड फोर्थ वन इज अ जॉब्स। जॉब्स पे वो बात कही गई, हालांकि जॉब्स पे ना डायरेक्ट जॉब्स कैसे जनरेट होंगे इसका कोई बात नहीं कही गई है। इनडायरेक्टली वे में जो जॉब्स क्रिएट होंगे, जो जनरेट होंगे, उसका जरूर जिक्र किया गया कि हाँ प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, इन्वेस्टर होगा, उसके माध्यम से जो इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होगा उसकी बात जरूर की गई है। डायरेक्ट वे में जो जॉब्स है उसका कोई इस बजट में, हालांकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ऐसी कुछ बात होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टैक्स को लेकर एक बहुत से धाराओं में बात चल रही थी कि कुछ रियायत मिलेगी, हालांकि टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक, कुछ भी नहीं किया है, जो पहले था एज इट इज वैसा ही है। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोविड-19 से जुड़े जो उनकी अर्थव्यवस्था है, मतलब जो इकोसिस्टम है, उसको रियायत देने के लिए, एक बूस्टअप प्रदान करने के लिए कुछ छूट मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। हालांकि इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, बस इस पर ध्यान दिया गया, और कैसे क्या होगा उस पर हम देखते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो बात होगी उस पर हम उस पॉइंट्स पे हमको डिस्कस करेंगे, और आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या है। देखिए, ये हमारा पूरा डिस्कशन है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है किसी चीज़ को पॉलिटिकल वे में इसको बात करने का। ठीक है, लेकिन बजट जब आता है ना, तो स्टूडेंट्स को कुछ उम्मीदें होती है, फार्मर्स को उम्मीदें होती है, जो मिडिल क्लास है उसको खासकर टैक्सेशन, जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं ना, जो जॉब कर रहे हैं, मतलब जो सैलरी पेशा वाले लोग हैं, वो कोशिश करते हैं, ये ध्यान मतलब उनका अपेक्षा होता है कि टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें हुई। हालांकि चेंजेस कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई मतलब छूट भी नहीं दी गई है, ऐसा कोई बात भी नहीं कहा गया है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, इस ट्रैक पर आगे चलते हुए चार प्राथमिकता जो है ना इस बजट में, 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। पहला है पीएम गतिशील, सेकेंड वन है समावेशी विकास, थर्ड वन जो है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर एवं ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य की योजना में की बात कही गई है, और फोर्थ वन जो है निवेश का वित्त पोषण यानी इन्वेस्टर की बात की गई। ये चार अगर महत्वपूर्ण जो था इनकी प्राथमिकता है, उस पर पूरा बजट निर्धारित है, और ये चारों को हम एक एक पॉइंट एक एक करके सारे को डिस्कस करेंगे, जो हम हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये कुछ फिगर्स है, ये डाटा है जो कोविड-19 के वैक्सीनेशंस के रिलेटेड जो डाटा से वो दिया गया। ट्रेंड्स डिफिसिट का जो ये ग्रोथ फिगर्स है वो इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें ये बताया गया, ये है ग्राफ्स जो आपका लॉकडाउन के बाद क्या सिचुएशंस था, मतलब लॉकडाउन के समय क्या ट्रेड और ट्रेंड्स जो चल रहे थे, और उसमें उसके बाद क्या सस्टेनेबल स्प्लिटिंग जो बात हुई थी उसमें क्या उसमें चेंजेस आए थे। सीपीआई और डब्ल्यू यानी थोक मूल्य सूचकांक का जो फिगर्स है वो कैसा है ये बताया गया है। ये सारे फिगर्स जो है ना, ये देखिए, इसके जितने भी पीडीएफ्स हैं ना ये डिस्कशन के, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का साइट का लिया हुआ वो ब्रीफ वो है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। हो सकता है इसमें कुछ एरर्स होंगे जो टाइपिंग वाला, हालांकि इसमें भी दिया गया कि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जब गवर्नमेंट इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी पे इतना जोर दे रही है, तो शायद मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना पर्सनली, इसमें कोई वो नहीं है, हिंदी टाइपिंग इसमें इतना कुछ छोटी छोटी जगहों पे एरर्स है ना, उसका मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर भी लोग बोलते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों आ रहा है या इतना ख़राब क्यों आ रहा है, ये आप अपने हिसाब से सोचिए। मेरा कोई क्रिटिसिज्म करने का कोई इरादा नहीं है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है, हमें अपना तैयारी अपने हिसाब से करना है। बहरहाल इस चीज़ों में नहीं पढ़ते, हम डिस्कस करते हैं अपना बजट सेशन क्या है। देखिए, पीएम गति शक्ति के तहत जो बताया गया ना, ये उसमें बोला गया है कि पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में परिवर्तनकारी पद्धति है। इसमें 7 इंजनों पे बात काम किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। वो कौन कौन सा है? वो है आपका रेलवेज़ है, सड़क है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट है, सार्वजनिक परिवहन है, उसका जल मार्ग है, लॉजिस्टिक पार्क है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस 7 इंजन पे बात की गई है पीएम गति शक्ति
के तहत। उसके बाद ये बताया गया है कि जो समावेशी विकास है ना, इसके तहत जो बात की गई है सड़क के लिए यानी रोड्स के लिए जो बात बताई गई है इसमें बजट में, ये बताया गया है कि वर्ष 2022-23 के लिए ना राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को ना 25,000 किलोमीटर का एक जाल बिछाया जाएगा। उसके बाद ये बताया गया कि जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ना, उसके तहत जो बताया गया, देखिए ये थोड़ा सा जो टाइपिंग मिस्टेक है, हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आप ध्यान दो ना, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम पे ना, इस सारी चीज़ को मैं जो भी एरर्स है, जो टाइपिंग एरर्स है, देखिए सीधा का सीधा ये जो थोड़ा सा कुछ ही जगह है ये टाइपिंग है, हालांकि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, थोड़ी एक ही जगह दो जगह आपको ऐसा एरर मिलेगा, ये गवर्नमेंट के साइड से लिया गया ही है, ठीक है। इसको मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो हमारे जो जो टीम के द्वारा जो पीटी ओरिएंटेड जो सेगमेंट्स है और मेंस ओरिएंटेड जो सेगमेंट्स है जो बजट के ऊपर तैयार किया गया, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पे, उसमें बताया गया है कि 2022 और 23 के लिए ना इसमें पीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे 4 स्थानों पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ किया जाएगा, ठीक है। फोर्थ यानी 4 जगह जो है मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। रेल के में रेल नेटवर्क की में बात की गई है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत साल 2022-23 के तहत 2000 किलोमीटर का नेटवर्क बिछाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इसमें 400 यानी 400 वंदे भारत जो ट्रेनें हैं ना उसको चलाने जाने की बात की गई नहीं, ये यानी कि 400 नई पीढ़ी के लिए जो वंदे भारत रेल है ना उसको विकास में और उसके विनिर्माण में जोर दिया जाएगा ताकि उसको संचालित किया जा सके। इसके अलावा एक चीज़ और बड़े अच्छे कंसेप्ट बताया गया, वन स्टेशंस वन स्टेशंस एंड वन प्रोडक्ट पे बात की गई है, इस कंसेप्ट पे काम किया गया है। हालांकि इसको इसलिए सुचारू किया गया है कि जो जो लोकल जो व्यापारी है ना, जो लोकल क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है उसके जो सप्लाई चेन है ना उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कंसेप्ट तैयार किया गया, वन स्टेशन एंड वन प्रोडक्ट। ये जो अभी चल रहा है देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर ये कंसेप्ट पे आधारित है, जो वन स्टेशन एंड वन प्रोडक्ट के ऊपर ये काम चल रहा है, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें ना, इसमें कुछ खास बातें बताई गई है। इसमें बताया गया ना कि केमिकल फ्री जो है ना और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। इसके तहत जो गंगा के किनारे जो 5 किलोमीटर एरिया का है ना जो कॉरिडोर है उसको किसानों को देखते हुए, मतलब जो किसानों का गंगा के जो निकट जो 5 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है ना उसको ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। उसमें केमिकल फ्री और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, उस कॉरिडोर में। और ये भी बताया गया कि साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया। ऐसा बजट में बताया गया। किसानों को डिजिटल, देखिए फार्मर्स के लिए ना डिजिटल एंड हाईटेक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक पीपीटी मॉडल पे यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देखिए मैंने बताया था कि पब्लिक प्राइवेट्स को ज़्यादा इस पर फोकस किया गया, तो इसमें यह बताया गया कि किसानों के लिए डिजिटल एंड हाईटेक सर्विस के लिए पीपीटी मोड पे ना एक योजना तैयार किया जाएगा और कीटनाशक छिड़काव करने के लिए ड्रोन से यानी ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। और इसमें बताया गया कि इसको किसान ड्रोन्स के रूप में विकसित किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया है कृषि विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम है ना उसको ना संशोधित किया जाएगा और उसमें वो बताया, उस पर वो जोर दिया जाएगा कि नेचुरल फार्मिंग उसके अलावा जो जीरो बजटिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना उसमें उस पाठ्यक्रम को ऐड किया जाएगा संशोधित करने के बाद। उसके बाद ये बताया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसमें ये भी हाँ एक पॉइंट्स और है, इसमें ये बताया गया कि केन बेतवा जो लिंकेज है ना उस पर क्या काम हो वो देखते हैं हम। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन के लिए 9.1 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचाई के लिए जो है 62 लाख लोगों के लिए पेयजल और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ मिलेगा ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत। उसके बाद ये बताया गया कि ऐसे ही 5 परियोजना क्रियान्वित की जाएगी, यानी जो लिंकेज वाला जो रिवर लिंकेज का जो काम है उसमें 5 परियोजना और है। उसमें पहला है
दमन दमन गंगा पीन पंजार जो पहला है लिंकेज के लिए। उसके बाद दूसरा जो है पार तापी नर्मदा, और तापी नर्मदा का जो लिंकेज है वो भी है। एंड थर्ड वन इज़ गोदावरी कृष्णा लिंकेज की बात की गई है। ये जो जो परियोजना जो है जोड़ने वाली जो बात की गई है रिवर को। एंड नेक्स्ट है जो कृष्णा पेनार जो है लिंकेज की बात की गई है। और लास्ट जो है पेन्नार कावेरी का जो है वो लिंकेज की बात की गई है, आपस में जोड़ने की बात की गई। इसमें ये बताया गया कि इन सबों का जो डीपीआर है ना वो तैयार हो चुका है, इसका अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बजट के तहत ये बताया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन के तहत ये देखिए बताया गया ना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि देश में कोविड-19 के तहत ना कोविड-19 के तहत खासकर स्कूल को जब बंद किया गया ना तो बच्चों की जो शिक्षा है ना वो काफ़ी प्रभावित हुई, खासकर विलेज एरिया में रहने वाले बच्चों को। क्योंकि जो शहर में रह रहे थे बच्चे ज़्यादातर जो एरियाज़ में रह रहे थे उसके लिए देखिए ऑनलाइन स्कूल्स को प्रोवाइड करवा दिया जा रहा था। लेकिन जो विलेज एरिया में जो बच्चे रह रहे थे ना वो ज़्यादातर बच्चे इस सुविधा से अछूते रह गए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और सरकारी स्कूल में गाँवों के एरिया में उस तरह का प्रिपरेशंस नहीं था। मतलब इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं किया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उसमें उन्होंने कुछ बताया कि इसके लिए कुछ कदम उठाए गए। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये बताया गया कि पीएम ई विद्या के तहत वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम को ना जो है उसको 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक किया जाएगा, उसको पहुंचाया जाएगा, ताकि जो एजुकेशंस के जो फैसिलिटेड है उसको और प्रोवाइड और अच्छे से किया जाए, जिसमें सभी राज्यों के लिए 1 to 12 क्लास के तक के सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अपनी क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज का जो शिक्षा है वो प्रदान की जा सकेगी। ऐसा एक फैसिलिटेट करने की बात कही गई है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। उसके बाद ये कहा गया जो वोकेशनल कोर्सेज है ना इसमें ये बताया गया है कि वोकेशनल कोर्सेज के तहत जो करिकुलर जो सर्कुलेट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है ना उसको प्रमोट करने की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि साइंस और मैथमेटिक्स के लिए जो जो शिक्षा की बात कही गई है उसमें इसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए ना 750 वर्चुअल लैब खोला जाएगा, ठीक है, ताकि बच्चों को इसमें आसानी मिल सके, एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि समकालीन शिक्षा में प्रवेश के लिए 75 स्किल ई लैब जो स्किलिंग ई लैब है ना उसको इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है इस बजट में, ठीक है। इसके साथ ही एजुकेशन सिस्टम में और भी जो बात कही गई है उसमें ये कहा गया कि इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और टीवी एंड रेडियो के तहत जो डिजिटल वे में ना यानी कि डिजिटल वे में जो है वो टीचर्स के माध्यम से यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो टीचर्स के माध्यम से वहाँ की बोली जाने वाली जो भाषा है ना उसको ध्यान में रखते हुए जो हाई क्वालिटी ई कंटेंट को ना डिलीवर किया जाएगा, ताकि बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। जो छूट गए पाठ्यक्रम है कोविड-19 पैंडेमिक के तहत जो स्कूल बंद हुई थी उसमें जो फैसिलिटी जो छूट गए थे और ऐसी चीज़ें ऐसी दोबारा ना हो, उस चीज़ों को देखते हुए एक हाई क्वालिटी ई कंटेंट डिलीवर करने के बात कही गई है इस बजट में। उसके बाद ये भी कहा गया है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन एंड पर्सनालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई। और साथ ही साथ एक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक नया कंसेप्ट है, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गई है इस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। मतलब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिलीवर करने के लिए एक जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गई है स्किल ओरिएंटेड उसको चढ़ाने के लिए। और साथ साथ ड्रोन के लिए इस पर एक स्टार्टअप देने की भी बात कही गई है इस क्षेत्र में। हेल्थ से जुड़े यानी हेल्थ इकोसिस्टम से जुड़े अगर फ्रेमवर्क की बात करें ना तो एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ना ओपन प्लेटफॉर्म चालू करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि जो हेल्थ फैसिलिटेड है ना उसको प्रोवाइड कराने के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशंस पर जोर दिया गया, ताकि जो हेल्थ फैसिलिटी है ना उसको डिजिटल रूप में एक दर्ज करने की बात इसमें कही गई है। इसमें बताया गया है और इसके साथ ये भी बताया गया है जो कोविड के टाइम में ना
कोविड के टाइम बहुत से लोग जो है मेंटल हरासमेंट का शिकार हो रहे थे, मेंटल तरफ से स्ट्रेस फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें देखा गया कि लोग चिड़चिड़े हो रहे थे, मेंटल इश्यूज को बहुत ज़्यादा हो रहा था उसके तहत। और ये चीज़ें हर एक एज ग्रुप में हो रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए ना गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कहा है अपने बजट भाषण में कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए जिसके तहत एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, इसको सुचारू रूप से डील करने के लिए। इसके साथ ही ये कहा गया है कि मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति एंड मिशन वत्सला और सक्षम आंगनवाड़ी जो है, उसके अलावा पोषण 0.2 को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। और इसके साथ ही जो 2 लाख जो आंगनवाड़ी है ना, उसको सक्षम आंगनवाड़ी के स्कीम के तहत इसको अपग्रेड किया जाएगा साल 2022 और 23 के बजट में, ऐसा प्रोविज़न कहा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए समावेशी के तहत जो उसमें बताया गया कि सभी समावेशी कल्याण को ध्यान में केंद्रित करने के लिए कुछ बातें गई है। इसको हम शॉर्ट में एक की पॉइंट्स में रूप में उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें सारे स्कीम में ना कुछ ज़्यादा प्रोविज़न की गई है, लेकिन मैंने ना हर एक पॉइंट्स को एक छोटे से कीवर्ड्स में आपको ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया है ताकि चीज़ें हम ज़्यादा डायमेंशन को कवर कर सकें। जो मेन फीचर्स है, जो मेन बातें हैं बजट को लेकर, उसको हम समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो डायमेंशन उसको हम कवर कर सकें। उसमें ये बताया गया कि हर घर नल से जल के तहत ना साल 2022-23 में ना 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा, इसमें ये बात किया गया। साथ ही साथ पीएम आवास योजना के तहत ना साल 2022-23 में 80 लाख घरों के निर्माण की बात पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पीएम डेव इन के तहत उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित जो अवसंरचना है एवं सामाजिक विकास के रूप में जो धन है उसको आवंटित करने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये कहा गया कि महत्वाकांक्षी जो ब्लॉक है ना, यानी महत्वाकांक्षी जिलों में जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है ना, एस्पिरेशन जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें पिछड़े हुए जो ब्लॉक्स है ना, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसको देखा जाएगा कि उसमें क्या कमियां रह गई है, उसको डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यह बताया गया है कि वाइब्रेंट विजिलेंस जो विलेज है उसको प्रोग्राम को विकसित करने के लिए विकास से वंचित पूर्वी सीमा से गांव में जो काम जो है उसको विकास के लक्ष्य को चिन्हित किया जाएगा और उस काम को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ ये बोला गया है कि डाकघरों के द्वारा जो एक डिजिटल बैंकिंग के रूप में सुचारित किया जाएगा, जिसमें 100% डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम के तहत ना जो वाणिज्यिक बैंकों हैं ना उसमें 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल यूनिट जो है बैंकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, ऐसा बजट भाषण में निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। देखिए अब हम अगर बात करें ना एमएसएमई की बात करें ना, इसके तहत क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि जो उड्डयन जो पोर्टल है उसके अलावा ई श्रम पोर्टल जो है ना, ई श्रम पोर्टल है। देखिए ई श्रम पोर्टल की बात इसको थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ई श्रम पोर्टल पे जोर इसलिए दिया जा रहा है ना ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की, जो खासकर लेबर क्लास है उसको रजिस्ट्रेशन करने की बात इसलिए की गई है। हालांकि ये बजट से बाहर की बात है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि इसको आप कहीं भी ऐसे में या और किसी भी जो मेंस ओरिएंटेड जो आप लिखोगे तो उसमें काम आएगा। इस श्रम में ये बताया गया है ना कि इसमें लेबर जो है उसको रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। इसमें इसलिए कहा गया ना कि देखिए कोविड-19 के टाइम में ना बहुत से देखा होगा कि आपने माइग्रेंट वर्कर जो थे ना वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए थे, क्योंकि हुआ क्या कि उनको रोजगार जो था उस समय छीन गया था, रोजगार के जो साधन थे वो छीन गए थे, पैसा मिल नहीं रहा था। तो वो सोचे कि हम अपने घर की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सुविधाएं उनको तो मिल तो रही थी, और हम अपने घर के पास चले, क्योंकि जहाँ वो काम करते थे वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, वहाँ पे पैसे मिल नहीं रहे थे। अब ये था कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई डाटा नहीं था ना कि उस डाटा के माध्यम से जो स्कीम चलाती है ना गवर्नमेंट, उसको लोगों को आइडेंटिफाई करके जो स्कीम से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट है ना, वो इस लेबर क्लास को प्रोवाइड किया जा सके।
मतलब गवर्नमेंट के पास कोई डाटा ही नहीं था कि किस स्टेट में कितने वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई वो नहीं था। अगर ये, हालांकि कोर्ट जब इसमें इंटरफेयर करता है, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट इसमें आया था, उसमें डिसीजन कोर्ट ने बताया था कि आपके पास डाटा एक होना चाहिए। ठीक है, ताकि इस तरह के जब सिचुएशन आए हैं तो आप उसको अपने जो राहत के कार्य, जो पीपीटी मॉडल के माध्यम से हो, या जो डिलीवर के माध्यम से, जो अनाज फूड ग्रेन कैसे प्रोवाइड करवाया जा सके, या लोगों मिनिमम वेजेस के लिए, या पैसे कैसे दिए जा सके ताकि वो जीवन यापन कर सके, इसीलिए बताया गया था कि आपको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, ताकि गवर्नमेंट के पास एक डाटा आ जाए जिसके तहत अगर इस तरह के पैंडमिक का सिचुएशन कभी क्रिएट हो या और कोई चीज़ें हो, तो उस क्लास यानी कि उस लेबर क्लास को जो डाटा है उस आंकड़े को लेकर उनको स्कीम के तहत जो लाभ हो उसको पहुंचाया जा सके। ऐसा इस प्रोविज़न किया गया ई श्रम पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, ई श्रम। हाँ, और हम बात कर रहे थे उद्यान, ई श्रम और NCS एंड इसके अलावा ASEMM, इन सारे पोर्टल को ना क्या इंटरलिंक किया जाएगा और इसका जो दायरा है ना उसको और बढ़ाया जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। उसके बाद ये भी कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि ECGLS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक MSME के अंतर्गत जरूरी और अतिरिक्त जो है ना ऋण प्रदान किया जाएगा। ऐसे में ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण में बोला है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि जो हॉस्पिटैलिटी पे भी और इसके साथ इससे संबंधित जो सेवाएं हैं ना उसको ध्यान में रखते हुए इसको और आगे बढ़ाने के लिए बात कही गई है। इसके बाद ये भी बताया गया है कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस स्कीम के तहत फिर से इसको रिवाइव किया जाएगा ताकि और इसको अच्छे से काम किया जाएगा। इसके अलावा MSME के कामकाज को और अच्छे से बढ़ाया जाएगा ताकि इसमें और तेज़ी लाया जा सके इस कार्यक्रम के तहत। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा क्या है, देखिए फिर इसमें ये बताया गया उत्पादन संवर्धन एवं निवेश के में जो इन्वेस्टमेंट में जो बात की गई उसमें 2 सेगमेंट में इसको बांट कर बताया गया। एक है ईज ऑफ बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग की बात कही गई है। हम एक एक करके उनको समझते हैं इसमें क्या क्या बात बताया गया। देखिए ईज ऑफ डूइंग में बताया गया ना, बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 में यह बताया गया है कि विश्वास आधारित शासन पर जोर देने की बात कही गई है। सबसे पहला पॉइंट्स, देखिए मैं पॉइंट्स पे बताते जा रहा हूँ, ठीक है, और पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसका PDF आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं सारा प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बजट भाषण भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ब्रीफ जो बजट है, जो PT और मेंस ओरिएंटेड बजट है उसको भी अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और इस डाटा में और भी जो रिफाइनिंग करके यानी और डाटा को ऐड करके जो एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिस में और क्या और यूजेस है उसको भी मैं ऐड करके अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मैं बात कर रहा था इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसमें IT प्लेटफॉर्म पे जोर दिया गया जिसके माध्यम जो है ना सेंटर और स्टेट में ना एक समन्वय कार्य प्रणाली के तहत सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा। उसके बाद बताया गया परिवेश पोर्टल के क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा देखिए जो लैंड है ना, भूमि का जो रजिस्ट्रेशन है उसको डिजिटल फॉर्म में देने की बात कही गई है। ठीक है, एक आंकड़ा होगा कि किसी भी जगह से आप अपने जो लैंड के जो डाटाज है उसको डिजिटल वे में देख सकेंगे। हालांकि इसको फैसिलिटेट करने का मतलब सुचारू रूप से आगे करने के लिए बढ़ाने के हालांकि अच्छा है। मैंने कहा ना कि डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादातर जोर दिया गया है इस बजट पे। ठीक है, उसके बाद बात कही गई है नई कंपनियों के लिए ना जो IT बेस है ना उसके सिस्टम को और मतलब नई कंपनियों के लिए IT बेस सिस्टम के स्थापित किया जाएगा जिसमें कंपनियों के लिए ना स्वैच्छिक परिवेश जो है उसमें उसके तहत उसको और सरल और कारगर बनाया जाएगा। और किसके तहत किया जाएगा, ई-पैक्ट की स्थापना के तहत ये किया जाएगा। इसके अलावा जो है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट को मजबूत किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट एक इकोसिस्टम इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हो सके उस पर जोर दिया जाएगा। खासकर ये भी और भी बताया गया कि जो साल 2022-23 में ना 5G मोबाइल सर्विसेज को शुरू करने पे जोर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ईज ऑफ लिविंग में क्या बातें हैं उसको भी हम देखते हैं। इसमें यह बताया गया है ईज ऑफ लिविंग में जो
हमारा जो पासपोर्ट है ना उसको ई पासपोर्ट पे जोर दिया जाएगा ताकि नागरिकों को ना और बेहतर सुविधाएं मिल सके, ऐसा बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। ठीक है। उसके बाद ये भी कहा है कि जो शहरी क्षमता निर्माण के लिए ना राज्यों को सहायता दी जाएगी। ठीक है। उसमें यह बताया गया कि भवन संबंधी जो नियम है ना उसको आधुनिकरण करने के लिए, टाउन योजन करने के लिए और परिवहन उन्मुखी विकास को लागू करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बताया गया ई व्हीकल्स, ठीक है, ई व्हीकल्स के लिए एक स्पेशल जोन की बात की गई है और साथ ही जो है एक ये भी बात कही गई है एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के तहत इसको लागू करने का भी बात किया गया है, यानी कि ज़्यादातर ई व्हीकल्स पे जोर देने की बात की गई है। ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बजट भाषण तैयार किया गया है, बजट बनाया गया। देखिए, निवेश और वित्त पोषण की बात करें ना, साल 2022-23 में ना निजी निवेश के आगमन को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक निवेश पर बढ़ावा दिया जाएगा। साल 2022-23 में आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा एक डिजिटल करेंसी के संचालन की व्यवस्था की जाएगी, ये बताया गया। डाटा सेंटर और डाटा स्टोरेज जो सिस्टम है ना उसको अवसंरचनात्मक स्थिति को और अच्छे से बनाया जाएगा, जो इंडस्ट्रियल्स है ना। और इसके साथ जो जो संसाधन जुटाने की इसमें जो बात कही गई है उसमें जो ग्रीन बॉन्ड है उसकी हरित अवसंरचना को संसाधनों को जुटाने की बात कही गई है ग्रीन बॉन्ड के तहत। ठीक है। और इसमें ये जो बताया गया जो पूंजी और निवेश के लिए ना इक्विटी इन्वेस्ट द्वारा निवेश की सहायता परक उपाय भी इसके तहत ये कहा करे किए जाएंगे, ये भी बात बताई गई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। साथ ही साथ ये बताया गया है कि राज्यों को जो है स्टेट्स को राज्यों को और अधिक वित्तीय जो है वो फैसिलिटेट प्रदान की जाएगा। पूंजीगत निवेश के लिए ना राज्यों को वित्तीय सहायता स्कीम के तहत और भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही ये बताया गया कि 2022-23 के लिए ना राज्यों के लिए जो जीएसडीपी जो है ना उसको 4% राजकोषीय घाटे के अनुमति दी जाएगी। साथ ही 0.5% विद्युत क्षेत्रीय सुधार संबंधित जो उसको बात है उसको कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा जो कर की बात कही है यानी टैक्सेशन की अगर बात की, देखो मैंने पहले भी बताया था कि टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स के में कुछ छूट की बात कही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न भरने की में अगर कोई गलती हो गई है ना तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको 2 साल की रियायत देने की बात कही गई है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया ऐसा। विकलांग व्यक्तियों के लिए जो कर में राहत देने की बात कही गई है। साथ ही साथ सहकारी समिति के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर और अधिभार कमी करना वो बताया गया है। कर संबंधित प्रोत्साहन के लिए पात्र जो स्टार्टअप है यानी कि जो एलिजिबल जो स्टार्टअप्स है ना कंपनी जो है वो उसमें शामिल करने की अवधि को और बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये बताया गया कि जो आभासीय परिसंपत्ति यानी डिस्क्लोज वगैरह जो नहीं किया गया उसमें क्या बताया गया कि 30% उसमें और कर लगाया जाएगा। इसके साथ ये बताया गया कि बार बार के लिए अपीलियों की जो निजात पाने के लिए एक मुकदमेबाजी को बेहतर प्रबंधन के लिए एक व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ये भी बताया गया है कि हाँ, राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए जो एनपीए के खाते में ना एनपीएसएफ के जो खाते में है ना उसके कर्मचारियों के कर कटौती सीमा को और बढ़ाने की बात कही गई है। जो कर कटौती सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है। ठीक है। टैक्सेशन बढ़ाने की बात नहीं कही गई है। इसके अलावा और भी इसमें क्या है वो हम देखते हैं। विशेष आर्थिक जोन में सीमा शुल्क प्रशासन को पूरा तरह से आईटी संचालित करने की बात कही गई है। साथ ही साथ पूंजीगत माल परियोजना आयातों की रियायत देने के लिए धीरे धीरे समाप्त करने के लिए 7.5% आसान टैरिफ को लागू करने की बात कही गई है। सीमा शुल्क छूट की समीक्षा और टैरिफ की सरलीकरण की बात फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया है। उसके बाद घरेलू इलेक्ट्रिक विनिर्माण में सुविधा प्रदान हेतु एक ग्रेड दर संचालन करने के लिए सीमा शुल्क की दरों में संशोधन करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो भारत में विनियमित जो कृषि क्षेत्र है ना उसके उपकरणों और औजारों को दी जाने वाली जो छूट है उसको युक्त संगत बनाने की बात कही गई है। जो इसके अलावा स्टील के जो कबाड़ है ना उस पर सीमा शुल्क जो छूट है को लागू करने की बात ऐसा बोला गया है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। देखिए, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। मतलब रुपीस
कम फ्रॉम एंड रुपीज़ गोज़ फ्रॉम, यानी सरकार के पास आय का साधन क्या है और सरकार उस पैसे को खर्च कहाँ करती है। यानी हम पहले देखते हैं पैसा कहाँ से आएगा, रुपीज़ कम फ्रॉम, उसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 35%। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें है इनकम टैक्स से 15%, कॉर्पोरेट टैक्स से 15%, यूनियन एक्साइज एंड ड्यूटीज़ जो है उस पर 7%, इसके अलावा जीएसटी, ठीक है, 16%, इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू से अगर बात करें तो 5% एंड कस्टम से 5%। देखिए सबसे ज़्यादा अगर इसको बढ़ते से घटते क्रम में बताया तो सबसे ज़्यादा बोरोइंग एंड लैंड लायबिलिटी से, उसके बाद जो है जीएसटी से, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, उसके बाद है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, उसके बाद जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू कस्टम से, उसका नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से 2% की बात कही गई है। ऐसा जो है रुपीज़ कम फ्रॉम की बात कही गई है। अब अगर हम बात करें कि पैसा कहाँ जाएगा, मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा है वो पैसे गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी, उसमें क्या है, देखिए इसमें सब जो है उसके तहत वो क्या है, स्टेट का जो शेयर टैक्स है ना, उस शेयर टैक्स एंड ड्यूटीज़ को 17%, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, डिफेंस पे 8 है, सब्सिडी पे 8 है, सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम पे 9%, पेंशन पे 4%, अदर एक्सपेंडिचर पे 9%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 15% एंड फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 10%। ये कही की बात कही है, यानी कि ये रुपीज़ गोज़ फ्रॉम, यानी कि पैसा कहाँ जाएगा उसकी यह बात कही गई है। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सारे क्रोनोलॉजी 1 2 3 करके जो ऊपर से नीचे घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में जो है, जो आपको मैच के लिए आ जाता है कि टैक्सेशन साल 2022-23 में कौन से कर में कितना परसेंटेज की बात कही गई है, जो प्रीलिम्स में आता है, खासकर यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, जेपीएससी हो गया, इवन सिविल सर्विसेज में बताया जाता है कि किस स्कीम के तहत, किस प्रोविज़न के तहत ज़्यादा पैसा, मतलब गवर्नमेंट का गोज़ फ्रॉम टू में क्या प्रोविज़न है, उसका जो है क्या डाटा है वो अरेंज करने की बात है, तो वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद है, देखिए ये वही बजट है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो बताया गया, ये सारे आंकड़े दिए गए हैं साल 2022-23 का, कैपिटल रिसिप्ट ये है। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कोर, ये सब डाटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप एक बार देख लेना इसको, इतना क्वेश्चन आता भी नहीं है, बस ये आ जाता है कि कितना कौन सा सबसे ज़्यादा और कम कौन रहा। ठीक है, इतना आंकड़ा कभी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, बस मोटा मोटी आप एक इस पर नज़र डाल देना। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, हाँ, एलोकेशंस की बात कर रहे हैं कि किस स्कीम के तहत कितना पैसा एलोकेट किया गया है। देखिए सबसे पहले जो है नेशनल हेल्थ मिशन के लिए ना 37,800 ये बात एलोकेट किया गया है, ये साल 2022-23 में। उसके बाद जल जीवन मिशन के लिए 60,000 ये एलोकेट किया गया है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन मिशंस के तहत कितना 39,553 एलोकेट किया गया साल 2022-23 के लिए, ये सारे करोड़ में है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 एलोकेट किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। पीएम किसान के तहत 68,000 एलोकेट किया गया है साल 2022-23 के लिए। ठीक है, इसके बाद है जो स्कीम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जो एलोकेशन किया गया वो 64,000 करोड़ एलोकेट किया गया है साल 2022-23 के लिए। उसके बाद है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितना साल 2022-23 के एलोकेट किया गया 10,000। ठीक है, ये एलोकेट किया गया 10,000। ये देखिए सारी योजना है जो करोड़ में है। ठीक है, इसमें उसके बाद ये बताया गया है कि मंत्रालयों में जो आवंटन है, जो मिनिस्ट्री वाइज जो एलोकेशंस की बात कही गई है वो क्या है। देखिए मिनिस्ट्री से एलोकेशन में ना, जो मिनिस्ट्री के में आवंटन की बात कीजिए तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें 1,05,406.82 पर लाख करोड़ का जो है एलोकेशन किया गया। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के लिए 1,07,715.838 लाख करोड़ इसका एलोकेशंस किया गया है।
उसी तरह अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो अगर रेलवे की बात करें तो इसमें 1,04,367.13 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स, ये सारे डाटास दिया गया है। ठीक है, बस आपको देखना है, ये मैचिंग के लिए आ सकता है किस मिनिस्ट्री में कितना एलोकेट किया गया है साल 2022-23 के बजट के लिए। ठीक है, उसके बाद ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके अलावा देखिए जो सबसे और इम्पॉर्टेंट जो आपके पीटी के लिए ध्यान में रखते हुए जो बात कही गई है, जो घाटे के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। घाटे के ऊपर जो क्वेश्चन आता है यानी कि फिजिकल डेफिसिट के ऊपर जो आपसे क्वेश्चन बात की जाती है, फिजिकल स्टैटिक्स की जो डाटा है उसको हम बताते हैं। इसका टेबल मैं, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इस पीडीएफ में ऐड नहीं हो पा रहा था, मैंने बहुत कोशिश किया, कुछ एरर्स आ रहे थे, इसलिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। लेकिन जो पीडीएफ मिलेगा उसको आप में सारा ये डाटा इंक्लूड होगा। जो घाटे के जो सार है ना, पहला जो है ना राजकोषीय घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा जिसको हम राजकोषीय घाटा जिसको अगर अंग्रेजी में बात करें तो, इंग्लिश में बात करें तो फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ये साल 2022-23 के लिए, ठीक है, सारे जितने भी मैं बात करूंगा साल 2022-23 के लिए, ये कितना है 6.4। साल 2022-23 के लिए जो राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट है वो 6.4 रहने की बात कही गई है। उसके बाद दूसरा जो है ये है राजस्व घाटा, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट जो बात कही गई है वो कितना है साल 2022-23 के लिए 3.8 कहा गया है। एंड थर्ड वन जो बात कही गई है प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डिसिप्ट की जो बात कही गई वो कितना है 2.6 है। इसके अलावा जो चौथा है यानी फोर्थ जो है प्राथमिक घाटा, वो कितना बताया गया है। प्राथमिक घाटा अगर इंग्लिश में बताए तो प्राइमरी डिफिसिट जो है वो क्या है 2.8 बताया गया है। अगर इसको हम क्रोनोलॉजी में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है राजकोषीय घाटा, ये फर्स्ट नंबर पे आया है 6.8। उसके बाद है राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट राजस्व घाटा 3.8। उसके बाद क्या प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट वो कितना 2.8 है। उसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट वो कितना 2.6। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने ना बजट से रिलेटेड जितने भी मोटा मोटी पॉइंट्स हैं ना, देखिए क्या सस्ता होगा क्या महंगा हुआ ये हमारा विषय नहीं है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा क्या महंगा हुआ सस्ता हुआ, ये न्यूज़पेपर का काम है, उनको देखने दो। ठीक है, हमारा काम है एग्जाम ओरिएंटेड फोकस रहना। जो हमने एग्ज़ाम के रिलेटेड हमने बात किया सबसे पहले एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बातें हुई थी। ठीक है, नई नई स्कीम के तहत कितना बातें जो प्रोविजन कहा गया, खासकर डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कही गई है। कोविड के 19 में जो एजुकेशन जो बच्चों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चों का शिक्षा प्रभावित हुआ था उसके तहत जो इफेक्ट जो प्रोविज़न किया गया उसको हमने देखा। ये सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड से एग्जामिनेशन प्रेफरेंस से काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ, जितने भी ये डिस्कशन टॉपिक से रिलेटेड जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।